मैन मेड या आर्टिफिशियल प्रोसेस कंट्रोल को देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसी मेथडोलॉजी होती है जिससे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट करने से मुराद उनको मैनिपुलेट करना, मेंटेन करना या मॉनिटर करना। टेम्परेचर एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत वाइटल फिजिकल वेरिएबल है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए, एक प्रोसेस कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन वेरिएबल्स को, जिनको हम रेगुलेट करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह से सेंस कर सके, किसी तरह से इंटरप्रेट कर सके। तो इस लिहाज से इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है या लाइट है, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस काम के लिए इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की फिजिकल या मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। मटेरियल्स चूंकि एटम्स के बने हुए होते हैं, तो इन एटम्स की मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस का इफेक्ट एड अप करके इन मटेरियल्स में इनकी थर्मल एनर्जी के तौर पर स्टोर होता है। मुख्तलिफ मटेरियल्स के बैंड गैप्स इस ग्राफ में देखे जा सकते हैं। जैसा कि मेटल्स हैं, तो मेटल्स में इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई एनर्जी गैप नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप कुछ पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी दरकार होती है। वो एनर्जी अगर इसको प्रोवाइड कर दी जाए तो सेमीकंडक्टर करंट को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी तरह से इंसुलेटर है, जिसमें ये बैंड गैप बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देना कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं, नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो जैसा कि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में स्टे कर सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं,
इस वजह से इन मेटल्स के अंदर करंट को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी हमेशा मौजूद रहती है। जैसे जैसे ये मेटल्स ज़्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं वैसे वैसे इनमें मौजूद एटम्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ ज़्यादा टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इन वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ ज़्यादा कोलाइड करते हैं, इनके कोलिजन्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे इन मेटल्स की करंट कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रिड्यूस होती है। और आसान अल्फाज में कहा जाए तो इन मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस सारे फिनोमेना को प्रोसेस कंट्रोल में फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि टेम्परेचर है, इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पीस ऑफ मेटल उस सराउंडिंग में रख दिया जाता है जिसका टेम्परेचर हम मेजर करना चाहते हैं। उसके बाद इस पीस ऑफ मेटल को किसी वोल्टेज डिवाइडर, ब्रिज सर्किट या किसी पर्सनल एम्पलीफायर के सर्किट में लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उन बदलती हुई टेम्परेचर की वैल्यूज के एतबार से जो हमें रेजिस्टेंस की बदलती हुई वैल्यूज मिल रही हैं, उनको करस्पॉन्ड एनालॉग वोल्टेज की बदलती हुई वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये हमारे पास ग्राफ है निकल और प्लैटिनम का, जो कि बता रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो जैसा कि हमने इस कर्व में देखा कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो नॉन लीनियर है, यानी कि कहीं पर टेम्परेचर के एतबार से बढ़ता हुआ कर्व था और कहीं पर टेम्परेचर के एतबार से कम होता हुआ कर्व। तो इस नतीजे में जो रिजल्टेंट वोल्टेज हम पैदा करेंगे इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाकर, वो भी टेम्परेचर के एतबार से नॉन लीनियर होगी। तो हमारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स में माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होगा, वो इन एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज को टेम्परेचर के तौर पे इंटरप्रेट करेगा। तो इस टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व के नॉन लीनियर बिहेवियर की वजह से इस डिजिटल सिस्टम के अंदर इस बात की जरूरत पड़ेगी कि हम कर्व फिटिंग करें, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें हम ये हासिल की हुई रेजिस्टेंस की वैल्यूज डालें तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाए, और उस टेम्परेचर की वैल्यू को हम इजीली किसी डिस्प्ले के ऊपर शो कर सकें या किसी और कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन बात कुछ यूं है कि एक बड़े ऑर्डर का पॉलिनोमियल अगर हम इस कर्व के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं
इसको डिजिटल सिस्टम में रीजनरेट करने के लिए, तो उस सूरत में एक अच्छी खासी कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है, जो कि आम तौर पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल शुदा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स में रिलेटिवली कम होती है। तो इस पर्पस के लिए फिर हम ज़्यादा बड़े ऑर्डर पर नहीं जाते, बल्कि फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि यहां पर इस एक कर्व को स्ट्रेट लाइन के साथ अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट्स के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के साथ मीट नहीं कर रही। तो चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, तो ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है, जो कि किसी तरह से रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को रिलेट करता है, वो कुछ यूं है कि आर ऑफ टी, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो बराबर है आर टी नॉट, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर की दरमियान वाली वैल्यू के ऊपर है, और 1 प्लस अल्फा नॉट जो कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी वो वैल्यू है जो कि आप कैपिटल टी में से टी नॉट को सब्ट्रैक्ट करके हासिल करेंगे, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, उसमें से उस टेम्परेचर को निकाल दें जो कि दरमियान वाली वैल्यू है इस सारे डेटा की, तो डेल्टा टी आ जाता है। तो यहां से अगर हम टी निकालना चाहें तो सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो टी कुछ यूं बन जाता है, यानी कि वो टेम्परेचर जो कि हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं यूजिंग द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर एक सैंपल दिया गया है जिसमें मेटल की रेजिस्टेंस है, और ये वो रेजिस्टेंस है जो कि टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस टेबल में ये देखी जा सकती है। तो कहा जाता है कि 60 और 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के दरमियान इस डेटा की लीनियर अप्रोक्सीमेशन करें। तो यहां पे कैपिटल टी नॉट 75 डिग्रीज होगा, जैसा कि देखा जा सकता है कि ये सेंटर की वैल्यू है। तो यहां पर एक पॉइंट जहन में रहे कि इस सेट ऑफ डेटा में ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, यानी कि टेम्परेचर की 7 वैल्यूज हैं जिनके हिसाब से रेजिस्टेंस की 7 वैल्यूज दी हुई हैं। तो लिहाजा जो मिड पॉइंट बनता है वो यहाँ पर चौथी वैल्यू बनती है, यानी कि 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि सेट ऑफ डेटा में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हों, यानी कि अगर 7 की बजाय 8 वैल्यूज होती, तो उस सूरत में क्या किया जाता? उस सूरत में चौथी या 5वीं वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को मिड पॉइंट बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो आगे चलते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आर टी नॉट यानी कि रेजिस्टेंस की वो वैल्यू जो कि टेम्परेचर की दरमियान वाली वैल्यू के ऊपर बनती है वो 110.2 ओम्स है। तो हम स्लोप मालूम कर सकते हैं अल्फा नॉट के फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आर टी नॉट है डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो रहा है R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। R2 यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस यानी कि 112.2 बनती, और R1 यहाँ पर जो कि मिनिमम टेम्परेचर है 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 106 ओम्स वो बनती है। इसी तरह से T2 मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, और इसी तरह से T1 मिनिमम टेम्परेचर जो कि 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। इसको सॉल्व करें तो अल्फा नॉट 0.001875 पर डिग्रीज फ़ारेनहाइट बनता है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के इस फॉर्मूला में जब हमने अल्फा नॉट की मालूम की हुई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और साथ में टी नॉट की वो वैल्यू जो कि हमने पहले देखा कि कितनी होनी चाहिए यानी कि 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और इसके अलावा आर टी नॉट जो कि उस मिड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस बनती है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन बनती है। तो अब हम एक ऐसा सेट ऑफ डेटा इस इक्वेशन की मदद से निकालेंगे जिसको हम कंपेयर करेंगे दिए गए सेट ऑफ डेटा के साथ। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में कैपिटल टी की जगह पर बारी बारी टेम्परेचर की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके बारी बारी उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग आर ऑफ कैपिटल टी की वैल्यूज निकालेंगे। तो 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से आर ऑफ टी की वैल्यू 107.2 बनती है, और इसी तरह से 65 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो 108.2 एंड सो ऑन सो फोर्थ 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के ऊपर देखा जा सकता है कि ये वैल्यू 113.2 बनी। अब देखा जाए तो आर ऑफ टी की इन सारी वैल्यूज के दरमियान एक लीनियरिटी तो पाई जाती है, एक सिमेट्री पाई जाती है, यानी सब में एक एक ओम का फर्क है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इस थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ जिसके अंदर ओरिजिनल मेजर्ड रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, तो देखा जा सकता है कि अच्छा खासा एरर मौजूद है, यानी कि 106 ओम्स जो रेजिस्टेंस 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के हिसाब से एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर उसको 107.2 के ऊपर इंटरप्रेट किया गया है। और इसी तरह से 65 में देखा जा सकता है कि वो वैल्यू 107.6 की बजाय 108.2 आई। तो देखा जाए तो इन वैल्यूज में ओरिजिनल वैल्यूज के एतबार से अच्छा खासा एरर है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस सारी एस्टिमेशन को एक प्रोग्रामिंग कोड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा टेम्परेचर की वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए, तो उस टाइम पे अच्छा खासा एरर आएगा।
जब 107.2 ओम्स की रेजिस्टेंस को मेजर किया जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू, जब यह वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू को कंप्यूट करेगी तो वो टेम्परेचर की वैल्यू 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट निकलेगी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, जिसके हिसाब से टेम्परेचर इतना होना चाहिए। जबकि अगर इस गिवन सेट ऑफ डेटा में देखा जाए तो एक्चुअल टेम्परेचर जो कि 107.2 पे होना चाहिए वो तकरीबन 64 से 65 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के दरमियान होना चाहिए। उसका मतलब है कि तकरीबन 4 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क आ गया हमारी कैलकुलेशन में। यानी टेम्परेचर की जो एस्टिमेशन है वो जहां 64 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट होनी चाहिए थी, वो अब इस अप्रॉक्सीमेशन के बाद हमें 60 डिग्रीज मिलेगी। इन एरर्स को कुछ यूं रिड्यूस किया जा सकता है कि बजाय इसके कि फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल इस्तेमाल किया जाए, कोई हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करके देखा जाए और टेम्परेचर की वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर दरकार होगी। तो अगर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह की सलाहियत रखता है कि वो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट कर सकता हो, तो ये एक वायबल सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसकी मदद से एरर जो है वो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं होगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि डिजिटल सिस्टम्स जो हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं, काउंटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं। तो लिहाजा जब भी डिजिटल सिस्टम एक एनालॉग सिस्टम को एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा तो उसमें एरर्स आएंगे। आप पैरामीटर्स को एनहांस करके एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते। तो अब एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि उससे ये एरर में कितनी रिडक्शन आती है। तो ये सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल बेसिकली एक क्वाड्रेटिक की कोई तो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं है। ये फॉर्मूला लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से मिलता जुलता है। इस फॉर्मूले में आर टी नॉट और डेल्टा टी एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स हैं जो कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूला में थे। जो एडिशनल टर्म्स इसके अंदर हैं वो कैपिटल टी वाली टर्म्स हैं और एक अल्फा यानी कि एक स्लोप फैक्टर की बजाय 2 स्लोप फैक्टर्स हैं, यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2। और देखा जा सकता है कि जो टी से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि एडिशनल यहां पे पाई जा रही हैं, उनके ऊपर जो पावर है वो 2 है। तो ये पावर 2 यहां पर सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितना आप इस इक्वेशन का ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे उतनी अप्रॉक्सीमेशन अब बेहतर होनी चाहिए, और साथ साथ उतनी ही टर्म्स जो हैं उतनी ही टर्म्स ज़्यादा पावर वाली एड अप होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसमें इसी तरह की टी वाली एक टर्म होगी जिसके ऊपर पावर 3 होगी। फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल में इसी तरह की एक टी वाली टर्म होगी जिसकी पावर 4 होगी, सो ऑन सो फोर्थ। तो जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतनी अप्रॉक्सीमेशन बेहतर होती जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के केस में अल्फा 1
या जो अल्फा नॉट था उसका फॉर्मूला हमें दे दिया गया था। इस केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 का फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया, तो ये कैसे निकाले जाएं? अगर तो अल्फा 1 और अल्फा 2 डाटा शीट में दे दिए जाते हैं या प्रोवाइडेड होते हैं, वेल एंड गुड, उनको इन इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके। नहीं होते तो उनको निकालने का तरीका है। इस न्यूमेरिकल से हम इस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज किस तरह से मालूम की जा सकती हैं। तो इस दफ़ा हमें वही सेट ऑफ डेटा अवेलेबल है जो कि पिछले न्यूमेरिकल में था, सिर्फ हमने इस दफ़ा इसकी क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन मालूम करनी है। सारे सेट ऑफ पैरामीटर्स क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन में लीनियर अप्रॉक्सीमेशन वाले ही होते हैं मोर और लेस, जैसा कि मिड पॉइंट टेम्परेचर है जो कि यहाँ पर T0 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बराबर बनता है और उसकी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो कि RT0 है वो 110.2 ओम्स बनती है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 निकालने के लिए यहाँ पर हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? इस क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन की इक्वेशन में पहले हम कैपिटल T की जगह पर 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके एतबार से जो रेजिस्टेंस दी गई है 106 ओम्स, उसको R ऑफ कैपिटल T की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसी तरह से T0 की वैल्यू 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बनाते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन A कह देते हैं। इसी तरह की सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम कैपिटल T की जगह पर 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे और R ऑफ कैपिटल T की जगह पर इस 90 डिग्रीज की जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 112.2 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और T0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन B बना लेंगे। तो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों किया जाता है? इसकी थ्योरी ये है कि जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं उन अननोन्स को मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर दो अननोन्स थे तो लिहाजा हमें दो इक्वेशंस दरकार थी, वो दो इक्वेशंस हमने यहाँ पर बना ली। इसी तरह से जब आप हायर ऑर्डर की अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उन केसेस में आपको ज़्यादा स्लोप फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर 3 होता है उस केस में 3 स्लोप फैक्टर्स होंगे और इसी तरह से उन 3 स्लोप फैक्टर्स को निकालने के लिए 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। तो इक्वेशन A में इक्वेशन B अगर ऐड कर दी जाए तो आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 वाली जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाती है, यानी कि 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के केस में अल्फा 1 वाली टर्म 60 माइनस 75 नेगेटिव 15 बनती है और इसी तरह से 90 डिग्रीज वाले केस में अल्फा 1 वाली टर्म 90 माइनस 75 15 बनती है। तो जब आप इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो प्लस 15 माइनस 15 कैंसल आउट हो जाता है। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अननोन बचेगा, वो अल्फा 2 होगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 2 की वैल्यू निकल आएगी। वो वैल्यू यहां पर निकलती है नेगेटिव 44.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर नेगेटिव 6 पर डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर।
अल्फा 2 की इस वैल्यू को इक्वेशन बी और ए में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जिस भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें अब दो अननोन्स की बजाय एक अननोन रह जाएगा, यानी कि अल्फा 2 की वैल्यू उसमें लगा दी तो अल्फा 1 एक अननोन बचा। उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमारे केस में 0.001875 पर डिग्री फ़ारेनहाइट मिलती है। तो वो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन जो कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के हिसाब से, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ यूँ बनती है। इस इक्वेशन के अंदर हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं और साथ में T0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू दरकार है वो टेम्परेचर कैपिटल T इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उसके हिसाब से जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो इस टेबल में देखें तो जो फोर्थ कॉलम है उसके अंदर इस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। तो इस इक्वेशन में अगर कैपिटल टी की जगह पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो आर ऑफ कैपिटल टी 106 मिलता है और इसी तरह से 65 लगाया जाता है तो 107.7 मिलता है और इसी तरह से 70 डिग्रीज के ऊपर 109.1 मिलता है और इसी तरह से 75 के ऊपर 110.2, 80 के ऊपर 111.2, 85 के ऊपर 111.8 और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर 112.2 ओम्स मिलता है। तो थर्ड कॉलम के अंदर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज हैं जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट की थी। तो इस टेबल से ये बात साबित हो गई कि जो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज के बहुत करीब करीब मिली, यानी कि देखा जाए तो यहां पर एरर बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर कैलकुलेटेड वैल्यू क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन से 106 आई, जहां पर एक्चुअल वैल्यू भी 106 थी, लेकिन जो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से निकाली गई वो 107.2 थी। उसके अलावा यही फर्क 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी देखा जा सकता है। क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट की गई वैल्यू 107.7 है जो कि 107.6 के बहुत करीब है, जबकि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट की गई वैल्यू 108.2 एक बड़ी वैल्यू है। तो इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट की गई सारी की सारी वैल्यूज ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज के करीब हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज से, जो कि अच्छे खासे फर्क पे हैं। तो इस बात से ये साबित हो गया कि क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बहुत बेहतर है। तो ये तो एक छोटा सा सेट ऑफ डेटा था, इसमें क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन अगर ये सेट ऑफ डेटा बड़ा हो जाएगा और इसमें अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होंगे, लिनियरिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी, तो उस सूरत हाल में ये मुमकिन क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन भी इतनी अच्छी तरह से एस्टिमेशन प्रोवाइड ना कर सके, फिर आपको और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही है,
क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन मिल गई है कि जितना हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा उतनी ही अप्रॉक्सीमेशन बेहतर होगी इन डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल जवाब आपके जहन में आते हैं तो वह आप ऑनलाइन सेशन के दौरान मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।